हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हो आप सब बच्चों और कैसी तैयारी चल रही है आपको एसआई टेस्ट के लिए। मैं आप लोगों के लिए आज जो इस वीडियो में लेकर के आया हूं कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए आप लोगों को कि एसआई टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, वो मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं जिससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। और मैक्सिमम बात तो आप जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, ओके। आइए सबसे पहले क्वेश्चन जो देखिए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन रहने का पूरी संभावना है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4N इज। देखिए तो सबसे पहले यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 कार्बन का पैरेंट चेन है। लेकिन बच्चों 1 2 3 4 5 पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे 5N है, यहां पे 5N है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 5 पे है, जबकि कह रहा है कि 4N, तो गलत हो गया। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 कार्बन का पैरेंट चेन है। और इसके केस में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब साफ साफ आपको पता चल रहा होगा 2,6 डाइमिथाइल डेक 4N बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। जबकि यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2,6 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5N है। और यहां देखो बच्चों, नंबरिंग यहां से हम लोग करेंगे क्या, इसके केस में नंबरिंग करेंगे इस डायरेक्शन से ना, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मिलेगा लोएस्ट नंबर, नीचे से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो ये 3 4 पे मिलेगा। और यहां देखिए ये मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब मेरे को ये पता चल चुका है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 4 पे है, यानी कि 3N है, यहाँ पे 3N है, यहाँ पे 4N है और यहाँ पे 5N है। तो 2,6 डाइमिथाइल डेक 4N आंसर हो गया बी। बात खत्म। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। उसके बाद इसके बारे में आपको कहा जा रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड एच। ये जो गिवन कंपाउंड है इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो सकता है। तो नंबरिंग आप जानते हो बच्चों, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, सीनियर कौन होता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के मुताबिक आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ए में कह रहा है कि 5 फॉर्माइल हेक्स 2N 3 गलत, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फॉर्माइल इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं एल्डिहाइड का जब वो जूनियर होता है, जबकि ये सीनियर है ना। एल्डिहाइड कीटोन में सीनियर होता है एल्डिहाइड, उसका हम लोग अल इस्तेमाल करेंगे, फॉर्माइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर कह रहा है 5 मिथाइल 4 ऑक्सो हेक्स 2N 5 गलत है, 5 कहां से होगा, एल्डिहाइड तो 1 पे है, गलत हो गया। 3 कीटो ठीक है, 3 कीटो 2 मिथाइल ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हेक्स 5N अल, 5N अल नहीं होगा, 4 5 का लोएस्ट नंबर 4 लिखेंगे ना, तो 4N अल होगा, 5N अल गलत, तो सी भी नहीं होगा। यहां पे देखो 3 कीटो ठीक है, 2 मिथाइल ठीक है, उसके बाद 6 कार्बन का पैरेंट चेन है तो हेक्स हो गया। उसके बाद यहां पे देखोगे 4 5 का लोएस्ट नंबर 4 हो जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड का है इन हो जाएगा और एल्डिहाइड का अल हो जाएगा सफिक्स लास्ट में। तो बच्चों 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनल, इस तरीके से इसका जो आईयूपीएसी नेम करेक्ट होने वाला है वो सिर्फ 4 होगा। उसके बाद देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बच्चों आपको क्लास में पढ़ाया था, याद है कुछ। देखो जैसे कि यहाँ पे Cl+ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जब हम लोग कराते थे हेलोजनेशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, याद होगा Cl+ Br- ये सब इलेक्ट्रोफाइल का काम करता था। Cl+ Br+ एकदम से ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। उसके बाद BH3 बोरेन में बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। लेकिन बच्चों H3O+ इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो H3O+ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, और देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यही इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन देयर आउटरमोस्ट शेल। उसके बाद NO2+ के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। BH3 के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। Cl+ के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम
करता है। लेकिन यहाँ पे कहोगे कि H3O+ के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है आउटरमोस्ट शेल में, जिसके कारण H3O+ एक इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता है। आंसर सबका याद करते चलिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलिए, जैसे हो पूरी तरह से क्वेश्चन को आपको अपने कमांड में रखना है। हो सकता है इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है ये भी हम लोगों का नोमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहां से कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को एसएन टेस्ट में दिए जाएंगे, श्योर है। अब देखो, तो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इनोइक एसिड इज। बच्चों, सबसे लास्ट में इनोइक एसिड है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके बाद OIC यानी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सब में है। बच्चों, इसमें नंबरिंग करके देखो, आपको पता है कि जहां कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो तो क्या कहेंगे इसके केस में, 3 इथाइल तो हो गया ना, 3 पे इथाइल, उसके बाद 2 पे हाइड्रोक्सी मिल गया ना, उसके बाद 4 पे मिथाइल, उसके बाद 6 कार्बन का पैरेंचेन है, तो 6 कार्बन के पैरेंचेन के हमने क्या लिख दिया, हेक्स। उसके बाद 3 4 का लोएस्ट नंबर हम लोग लिख दिया 3n, उसके बाद 5 6 का लोएस्ट नंबर हम लोग लिख दिया 5 आइन, और उसके बाद आपको पता है कि सफिक्स होता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है OIC, ओइक, यानी कि हम लोग यहां पे क्या करेंगे, लास्ट में YNE में से E को हटा करके OIC को जोड़ देंगे। यही हो गया इसके केस में बच्चों, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3n 5 इनोइक एसिड। यही हमारा आंसर तो यहां तो मिल गया। बाकी और किसी में भी देखो कोई ऐसा इसमें नहीं है 1 2 3 4, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ पैरेंचेन में आ जाए। किसी का भी नंबरिंग करोगे तो इन और आइन दोनों पैरेंचेन में एक साथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर होगा सिर्फ यहाँ पे ए, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। बच्चों, आपको पता है ये जो है ना 2 डिग्री पे फ्री वैलेंसी है, जब 2 डिग्री पे फ्री वैलेंसी होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। जब आपको 1 डिग्री पे फ्री वैलेंसी होता है इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। जी हाँ, इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। और यही जो दिया हुआ है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसी को कहा जाता है आइसोब्यूटाइल। यही है अपना आइसोब्यूटाइल। अगर इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाकर के आप वीडियो के जाओगे, शुरुआत में वीडियो और पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और टाइप्स ऑफ कार्बन, उस टॉपिक में आप लोगों को इसका डिटेल पूरा मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आंसर इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन हो गया यहाँ पे आइसोब्यूटाइल। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को, बिल्कुल हाइड्रेशन टॉपिक से क्वेश्चन रहना ही रहना है। यहाँ पे देखोगे क्या कर रहा है, इन द हाइड्रोकार्बन, ये आपको एक दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, इसमें पूछ रहा है द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कार्बन 1 3 एंड 5 आर इन द फ्लोइंग सीक्वेंसेज, और आपको मेंशन भी करके दे दिया गया है 1 3 और 5। आपको पता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट हाइड्रेशन क्या होता है, sp होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे 1 सिग्मा ये हाइड्रोजन वाला, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में होता है आपको 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा इसमें और 1 सिग्मा H वाला, यानी 2 सिग्मा, यानी कि sp हाइड्रेशन होगा। उसके बाद कार्बन नंबर 3 में देखो दोनों साइड यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 2 सिग्मा हो गया सिंगल वाला और 2 सिग्मा हो गया ये हाइड्रोजन वाला, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया हाइड्रेशन इसका sp3। उसके बाद कह रहा है कि आपको 5 नंबर का, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, 1 सिग्मा ये डबल बॉन्ड में, 1 सिग्मा ये H वाला और 1 सिग्मा ये कार्बन वाला, यानी कि 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडेशन। मतलब जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होता है बच्चों, तो डबल बॉन्ड के अबाउट हाइब्रिडेशन होता है sp2, और सिंगल बॉन्ड अगर दोनों साइड है तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट हाइब्रिडेशन होता है sp3, और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट हाइब्रिडेशन होता है sp। यानी कि आप लोग देख सकते हो इसके केस में इसका जो आंसर हो जाएगा ये तो होगा नहीं sp sp3 sp2, बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। sp sp2 sp3 गलत, sp3 sp2 sp गलत, सीक्वेंस में आपको कह रहा है आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज। बच्चों, आपको पता है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जिसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। और आप जानते हो कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस sp में होता है 50%, sp2 में होता है 33.30% और sp3 में होता है 25%। इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे किसका होगा, sp का, उसके बाद sp2 का और सबसे कम होता है sp3। आप इसके केस में एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस वेक्टर, यहाँ पे एस का परसेंटेज 50%, यहाँ पे 33.33% और यहाँ पे 25%। इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो, इसका होगा ए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों, ये है आइसोमेरिज्म टॉपिक के टॉटोमेरिज्म से। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है और आपको मैंने क्लासरूम में कराया भी था। Which of the given compound can exhibit टॉटोमेरिज्म? कौन इसमें से टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तो बच्चों आपको पता चल चुका है, फर्स्ट वाला टॉटोमेरिज्म बिल्कुल करेगा क्योंकि यहाँ पे डबल सिंगल अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा H आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इसमें अल्फा H का संख्या कितना है, 2। यहाँ पे देखो इसमें भी C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में अल्फा वाला भी करेगा टॉटोमेरिज्म और आपको पता है ना बच्चों गामा वाला भी करता है टॉटोमेरिज्म। यहां पे देखो डबल सिंगल अल्फा हाइड्रोजन और डबल सिंगल गामा हाइड्रोजन। आप कहोगे ये हो गया इसके केस में गामा हाइड्रोजन और ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, दोनों कर सकता है टॉटोमेरिज्म। इसके रिस्पेक्ट में देखो अल्फा पे तो एक भी एच नहीं है जो टॉटोमेरिज्म कर सकता है, अल्फा पे कर दिया है 2 मिथाइल, लेकिन डबल सिंगल गामा हाइड्रोजन, तो गामा पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है बच्चों वो टॉटोमेरिज्म में बिल्कुल जा सकता है। आप कहोगे कि गामा वाला जो ये हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो गामा वाला इसमें करेगा टॉटोमेरिज्म, इसमें अल्फा और गामा दोनों करेगा और इसमें सिर्फ अल्फा करेगा। यानी कि आप इसके केस में कह सकते हो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है। समझने की कोशिश करोगे, एकदम क्वेश्चन के साथ आंसर को सबको बढ़िया से समझते चलो, याद करते चलो, ठीक है। उसके बाद देखो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स? किस ऑर्बिटल में इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? इसके लिए आपको करना क्या होगा, निकालना पड़ेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन का निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो बच्चों जिस कार्बन पे वो चार्ज प्रेजेंट है उसका निकाल दीजिए हाइब्रिडाइजेशन, जो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में उस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन होगा। आप कहोगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर जी? आप जानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट हाइब्रिडेशन होता है sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 होता है सिग्मा, 2 होता है पाई, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां हो गया। नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp, और जब उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है मतलब ये नेगेटिव चार्ज का जो लोन पेयर है वो नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर 2p में नहीं होगा, sp3 में नहीं होगा, sp2 में नहीं होगा, ये प्रेजेंट होगा यहाँ पे sp में। बिल्कुल यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होने वाला है वो हम लोग कहेंगे sp ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp है। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अपना क्वेश्चन अब लिया गया है वो है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से। देखो बच्चों बहुत आसान है, a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following? बच्चों सबसे पहली बात आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हम लोग इसको कहते हैं, यही होता है इसके केस में टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जिसमें अल्फा H का संख्या 9 है, और ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है इस सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन से जिसमें अल्फा H का संख्या आप देखोगे तो 3 + 2 5 होता है। यानी कि इसमें हाइपर कंजुगेशन भी होता है दोनों में और प्लस आई भी लग रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे ए ऑप्शन में कह रहा है प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। आपको मालूम है मिथाइल ग्रुप कभी भी प्लस आर शो नहीं करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मिथाइल ग्रुप यहां शो करता है या तो प्लस आई नहीं तो हाइपर कंजुगेशन, इसलिए प्लस आर का मतलब होता है कोई ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस में अपना इलेक्ट्रॉन देता है। यहां पे इसके पास कोई ऐसा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर नहीं है। माइनस आर इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, गलत, ना ही मिथाइल एक्सेप्टर होता है ना ही डोनर होता है रेजोनेंस में, ये सिर्फ प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन शो करता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है हाइपर कंजुगेशन, बिल्कुल सही है
क्योंकि यहाँ पे टोटल 9 अल्फा एच है। अल्फा एच के द्वारा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल होता है। और माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप गलत है, क्योंकि बच्चों आपको पता है अच्छे तरीके से मिथाइल प्लस आई शो करता है, माइनस आई आपको पता है ना कि माइनस आई शो नहीं करता है। तो रेजोनेंस तो करता नहीं है मिथाइल, क्योंकि लोन पेयर है नहीं, हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे माइनस आर भी नहीं होगा। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल होगा, और हाइपर कंजुगेशन के कारण ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन से। अब ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पढ़ना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछा जा सकता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी को आपको मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही एग्जांपल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ करके नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से सारे आंसर को याद करते चलिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे पहले रेजोनेंस टॉपिक से लिया हुआ है। ये दो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि इस दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो बच्चों आप देखो इसमें क्या अंतर है। इसमें पाई बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, यानी कि सारे एटम या ग्रुप अपनी जगह पे फिक्स है, सिर्फ पाई बॉन्ड के पोजीशन को चेंज किया गया है। और आपको जैसा कि मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी सारे एटम ग्रुप का पोजीशन सेम होता है और सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन अलग होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया और ये एक्सेप्ट किया, आप देख सकते हो इस प्रकार से बन गया। इसको हम लोग कहते हैं एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल ये ट्रिपल्स नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है डायरेक्ट, ये सब क्वेश्चन को याद रखो। नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय लेसाइन टेस्ट। द ब्लू कलर फॉर्म correspond to which of the following formula। बच्चों ब्लू कलर जो यहाँ पे अपीयर होता है, ये इसके द्वारा होता है Fe4 FeCl का होल 6 होल 3। आप इसके द्वारा यहाँ पे कहोगे कि यही जो बनता है कंपाउंड, इसी के कारण इसका लेसाइन टेस्ट में जो कलर आता है वो ब्लू आता है। इसको आप ध्यान रखोगे, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखोगे, पूछा जा सकता है। उसके बाद लेसाइन टेस्ट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट। किसका डिटेक्शन किया जाता है लेसाइन टेस्ट में? आप कहोगे किसमें जो होता है नाइट्रोजन का भी लेसाइन टेस्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। सल्फर का भी होता है, क्लोरीन का भी होता है, यानी कि आप लोग कहोगे कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेसाइन टेस्ट में हम लोग डिटेक्शन करते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सबका होता है बॉस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का लिया हुआ है। ये फिर से एक क्वेश्चन है हाइब्रिडेशन टॉपिक से, और ये आप लोगों को पूछा हुआ है नीट में, इन which of the following molecules all atoms are coplanar। किसमें हर एक एटम एक ही प्लेन में है? तो बच्चों आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए, जहां पे किसी मॉलिक्यूल में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन या तो sp होगा या sp2 होगा। तो हर एक कार्बन का अगर sp और sp2 हाइब्रिडेशन होगा, वो होगा निश्चित रूप से प्लेनर। और एक भी कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, एक भी कार्बन पूरे मॉलिक्यूल में sp3 हो गया, मतलब वो होगा नॉन प्लेनर। यहां पे देखो, ये दो कार्बन sp3 हो गया, ये दोनों sp2, ये दोनों sp, मतलब ये होगा नॉन प्लेनर। यहां पे सारे कार्बन sp3 हैं, नॉन प्लेनर। और यहां पे देखो बच्चों, सारे कार्बन के अबाउट डबल बॉन्ड है, सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, मतलब इसका सारा जो एटम होगा एक ही प्लेन में होगा। आप कहोगे बाइफिनाइल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। यहां पे साइक्लोहेक्सेन में सारा कार्बन sp3 है, इसका मतलब ये भी होगा नॉन प्लेनर। आंसर हो जाएगा सिर्फ सी, जिसमें सारा कार्बन sp2 है। उसके बाद सुनिए, which of the following statements is not correct for न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? और बच्चों सबसे पहला ही गलत है। कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड। गलत। लुईस एसिड कहते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर को, लोन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं लुईस एसिड, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है लोन पेयर डोनर। जी हाँ, लोन पेयर डोनर होता है न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम लोग लुईस बेस कहते हैं, नॉट यहाँ पे लुईस एसिड। लुईस एसिड नहीं होता है, यही यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही है, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है तो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है।
न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। बिल्कुल सही बात है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वहीं पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अट्रैक्ट होगा, तो वहां पे बिल्कुल जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की खोज में नहीं निकलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन सीकिंग उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की चाहत में रहता है, इलेक्ट्रॉन के चाहत में रहता है इलेक्ट्रोफाइल, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग। जबकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी नहीं होती है, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होती है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस एसिड, गलत स्टेटमेंट है, जबकि यहां पे सही स्टेटमेंट होता कि न्यूक्लियोफाइल एक लुईस बेस है। बच्चों आज हम लोगों ने इस लेक्चर में भी 16 क्वेश्चन देखा है, जो कि आपको हमने सैंपल पेपर हूबहू हो सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपको बनवाने का कोशिश किया है। अगले लेक्चर में आपको और लेकर के आऊंगा, इसके अलावा और भी कुछ कुछ टॉपिक को टच करेंगे और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक इसको आप प्रैक्टिस करिए और इसी तरीके के क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, खूब बनाइए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।